Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Test Series. So, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अपना सेशन चल रहा है YouTube पे, जो कि रहता है अपने IGPGI के लिए, जो एग्ज़ाम अभी मार्च में है अपने, उसके रिगार्डिंग हम कुछ MCQ सॉल्व करवाते हैं यहाँ पे, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उन जो टॉपिक्स है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करवा देते हैं उन MCQ से, जिनसे कि आपके वो टॉपिक्स भी क्लियर हो, साथ साथ में MCQ भी क्लियर हो। और साथ में क्लास शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो आरएनसीसी की ऐप। वहाँ पे हमने अभी पीजीआई एसजीपीजीआई के लिए हमने अभी टेस्ट सीरीज बना रखी है। वहाँ पे वो एकदम अफोर्डेबल प्राइस रखा है हमने वहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट उसको बाय करना चाहे, बाय करके अपनी प्रिपरेशन का पता लगा सकते हो कि भाई आपकी जो लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है अभी। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने वहाँ पे पुट ऑन किए हैं, लाइक जिपमेर और जो प्रीवियस एसजीपीजीआई एग्जाम हुआ था, काफ़ी क्वेश्चन आए थे हमारी टेस्ट सीरीज से। तो आशा करते हैं आपको आगे भी मिले। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ये क्लास एसजीपीजीआई के साथ साथ में पीजीआई चंडीगढ़ के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एसजीपीजीआई के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ए वुमेन इन लेबर इज नोन एज। ठीक है, एक वुमेन है जो भी किसमें है, लेबर में है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास में ग्रेविडा, पार्टुरेंट, पैरा या फिर परप्यूरा। ए वुमन इन लेबर इज नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे? अभी सारी टर्मिनोलॉजी हम देख लेंगे क्या क्या मतलब होता है, बट सबसे पहले इसका आंसर आप गेस कीजिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना सेशन। तो देखिए, ए वुमन इन लेबर इज नोन एज पार्टुरेंट। ठीक है, पार्टुरेंट किसको बोलेंगे? उस वुमेन को जो भी किसमें है, लेबर में है। ओके, अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है, ये है हमारे पास में क्या, पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का क्या मतलब हो जाता है? लेबर प्रोसेस। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ए वुमेन इज इन लेबर प्रोसेस, व्हाट इज दिस? दिस इज पार्टुरेशन। ए वुमेन इज इन लेबर इज नोन एज पार्टुरेंट। उस वुमन को क्या कहेंगे? पार्टुरेंट वुमन। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रेविडा की। ठीक है, ग्रेविडा मतलब क्या होता है? सिंपली लैंग्वेज अपन देखें तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी डिनोट्स ग्रेविडा। ठीक है, कोई भी फीमेल है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, इसको हम किससे शो करते हैं? ग्रेविडा से, जी से। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताया गया है पैरा। ठीक है, पैरा या फिर पैरिटी। तो देखिए, पैरिटी मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स वुमन हैज डिलीवर्ड बेबी आफ्टर द एज ऑफ वाइबिलिटी एंड बर्थ वेट इज 500 ग्राम। ठीक है, पैरा एंड पेरिटी का मीन्स क्या हो जाता है कि कितनी बार जो वुमन है वो वाइबिलिटी पीरियड को क्रॉस किया है, और उसका बेबी का जो बर्थ वेट होता है वो कितना होना चाहिए? 500 ग्राम तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? पैरा एंड पेरिटी। ठीक है, तो कितने, अगर यहाँ पे वीक पूछे आपसे, तो वीक कितने होते हैं? 22 टू 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, सारे एमसीक्यू है, डेफिनेशन पूछी जाती है। इसके बाद में लास्ट क्या दिया गया है? परप्यूरा। देखिए, परप्यूरा का क्या मतलब होता है? पोस्ट पोस्ट प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, फीमेल जब पोस्ट प्रेग्नेंट, सॉरी यहाँ पे डिलीवरी लिख देते हैं। ठीक है, डिलीवरी के बाद में जो फीमेल रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? परप्यूरा। अब परप्यूरा का भी एक टाइम होता है, कितने टाइम तक कहते हैं इसको अपन? तो 6 वीक, 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। इसको हमने क्या कहा?
परप्यूरा, ठीक है। वुमेन जस्ट गिवन बर्थ टू 6 वीक ऑफ आफ्टर डिलीवरी। अब देखिए इसके अंदर भी इसके 3 टाइप होते हैं। ए इमीडिएट, तो देखिए इमीडिएट परप्यूरा कब कहते हैं, विद इन 24 आवर्स। बी में आता है अर्ली अप टू 7 डेज, एंड सी में आता है रिमोट अप टू 6 वीक। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रेविडा, पार्ट्यूरेंट, पैरा एंड परप्यूरा। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या जाता है, पार्ट्यूरेंट, ठीक है। कोई एक टर्म आती है प्रीमी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा मीन्स फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, मल्टी ग्रेविडा मीन्स मोर देन 2 टाइम्स अभी प्रेग्नेंट हो रही है फीमेल, वो उसको क्या कहा, मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए क्लाइंट विथ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर एब्डोमिनल पेन। एक क्लाइंट है, उसको क्या हुआ है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है। पैनक्रियाज में क्या हुआ, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हुई है, वो भी एक्यूट। अभी उसको क्या हो रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स शुड द नर्स क्वेश्चन। तो नीचे दिए ऑप्शंस में से कौन सी ड्रग का ऑर्डर करेगा अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो नर्स उसके लिए क्या करेगी, क्वेश्चन पुट ऑन करेगी कि क्या ये ड्रग देनी है। ऑप्शन पास में हमारे मेपेरिडिन, माल्टा, सिमेटिडिन या फिर मॉर्फिन। कौन सी ड्रग को जो है वो नर्स करेगी क्वेश्चन कि ये ड्रग देनी है क्या। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, पैनक्रियाटाइटिस मीन्स क्या हो गया, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। ठीक है, अब इसकी वजह से इस पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में हमें क्या देनी है, उसको एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करनी होती है। तो अब इसके अंदर देखिए एनाल्जेसिक्स में अपन क्या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। अपन मेपेरिडिन दे सकते हैं पेशेंट को, मालिंटा भी एनाल्जेसिक की तरह काम करती है, सिमेटिडिन, एस2 ब्लॉकर्स, ये भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। जबकि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, नर्स कौन सी ड्रग के लिए क्वेश्चन करेगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, मॉर्फिन के लिए, ठीक है। मॉर्फिन रहती है क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है पेनक्रेटाइटिस वाली प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। मॉर्फिन वाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, सो मॉर्फिन क्या करती है, मॉर्फिन करती है ब्लॉक पैनक्रियाज नेक रीजन, एंड साथ साथ में क्या करती है, ब्लॉक स्पिंक्चर ऑफ ओडई, ठीक है। तो अगर भैया ये क्या कर देगी, स्पिंक्चर ऑफ ओडई को ब्लॉक कर देगी, क्लोज कर देगी, तो क्या हो जाएगा, जो पेनक्रियाटिक जूस वगैरह है वो आगे जाके इंटेस्टाइन में जाके मिक्सअप नहीं होंगे। तो जो पेनक्रियाटिक जूस, जो लेवल इनका बना हुआ है पेनक्रियाटिक जूस का, तो वो क्या कर देंगे, साथ ही साथ में क्या कर देंगे, वो और क्या ज़्यादा क्या बढ़ा देंगे, ऑटो डाइजेशन करना शुरू कर देंगे। किसका, पेनक्रियाज का। इसलिए क्या करते हैं, मॉर्फिन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हम रखते हैं, ठीक है। साथ साथ में पेशेंट को हमें क्या एडवाइस करनी है, पेशेंट शुड बी एनपीओ नथिंग पर ओरल, ठीक है। पेशेंट को ओरली कुछ नहीं लेना है। प्लस यहाँ पे क्या करना है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से क्या करना है, इस पेशेंट को लो सक्शन प्रोवाइड करना है, ताकि जो गेस्ट्रिक जूस वगैरह है वो नहीं बने। तो देखिए अब इसका क्या रोल है, अगर यहाँ पे जो एनपीओ नहीं रखेंगे पेशेंट को, तो पेशेंट ने सपोज कुछ यहाँ पे इनटेक कर लिया है, तो इनटेक करने के बाद में अब उसको डाइजेशन करने के लिए, लाइक फेट का डाइजेशन करने के लिए लाइपेज, एमाइलेज, ये सब सारे अपने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए डाइजेशन के लिए ये सब चीज़ें बनाते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, पेनक्रियास से। तो जो पेनक्रियाटिक जूस के जो हार्मोन है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। रिलीज होने के बाद में अगर हमने क्या दे दिया यहाँ पे, मॉर्फिन दे दी, तो क्या हो जाएगा, स्पिंक्चर ऑफ ओडी तो क्लोज हो जाएगा, नेक ऑफ द रीजन पेनक्रियाज वो भी क्लोज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मॉर्फिन को यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है। बाकी सारी मेडिकेशन को यहाँ पे अपन दे सकते हैं एब्डोमिनल पेन को ट्रीटमेंट के लिए। अब देखिए एक कुछ साइन एंड सिम्टम आते हैं पेनक्रियाटाइटिस वाली कंडीशन में। मोस्ट इंपोर्टेंट साइन सिम्टम है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, आपको इमेज दे के भी पूछते हैं और डायरेक्ट आपको डायरेक्ट नेम से भी पूछते हैं। तो फर्स्ट साइन सिम्टम कौन सा होता है,
कूलेन साइन, ठीक है। कूलेन साइन कहाँ देखने को मिलता है? पेरी एम्बलाइकल एरिया के सराउंडिंग से हमें क्या देखने को मिलता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? कूलेन साइन। मतलब ये हमारा जो अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस के सराउंडिंग यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें? ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो इसको हमने क्या बोल दिया? कूलिन साइन। सेकंड साइन कौन सा होता है? ग्रे टर्नर साइन, ठीक है। सेकंड साइन कौन सा है? ग्रे टर्नर साइन। तो ये भी क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? जो फ्लैंक रीजन के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। कहाँ पे? फ्लैंक रीजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है? स्किन कैसी हो जाती है? इरिथेमेटस यहाँ पे कैसे देखने को मिलती है? स्किन देखने को मिलती है। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे? पॉलीआर्थराइटिस की कंडीशन भी जो है वो पेशेंट में देखने को मिलती है, जिन पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आज का, ए ट्रू कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ट्रू एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई पेशेंट को हम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा डिजीज कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्राइंडिकेशन रखा गया है? रेडिएशन थेरेपी करते हैं तब, एड्स कैटेगरी में, या फिर लो बर्थ वेट वाले बच्चों में, या फिर फिनाइलकीटोन्यूरिया में, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम के अंदर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है ब्रेस्ट फीडिंग? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर हम क्या करेंगे? ट्रू कॉन्ट्राइंडिकेशन रखेंगे हम ब्रेस्ट फीडिंग को, ठीक है। अब क्यों रखेंगे इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एग्जामिनर में क्वेश्चन बनता है तो क्या बनता है? पीकेयू, ठीक है। पीकेयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, तो मतलब क्या हो गया? फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब देखिए फिनाइलकीटोन्यूरिया होता क्या है? इट इज इनहेरिटेड एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक डिसऑर्डर होती है, कौन सी? फिनाइलकीटोन्यूरिया। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है किसके अंदर? नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ। फिनाइल एलानिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर कन्वर्ट होता है किसमें? टायरोसिन में, ठीक है। तो बाद में टायरोसिन का आगे जाके ऑक्सीडेशन होके इससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। थायरोक्सिन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तो हो गई हमारी कौन सी? नॉर्मल कंडीशन की बात, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास में? ये रिएक्शन हो किस वजह से रही है? तो ये हो रही है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से, ठीक है। कौन सा एंजाइम? फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 12 नंबर क्रोमोसोम पे यहाँ पे क्या होता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या है? एक इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। मतलब क्या हो गया? ये एक प्रकार की कौन सी डिजीज कंडीशन है? ऑटोसोमल रिसेसिव। मतलब पेरेंट टू फीटस, पेरेंट टू बच्चों में आई है कंडीशन। तो मतलब क्या हो गया? पेरेंट में अगर 12 नंबर पे क्रोमोसोम पे अपना क्या होता है? फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, तो इसकी मदद से क्या होता है? फिनाइल एनालिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। बट अब जब 12 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे ये फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही नहीं है, तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? इंक्रीज बॉडी लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब ये फिनाइल एलानिन का लेवल हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है पेशेंट में? लाइक इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया? फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब ये जो है वो फिनाइल एलानिन क्या है? एक एसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अब ये इसका यूरिन के अंदर आउटपुट देखने को मिलेगा, तो ये क्या होता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। अब जब बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है? फिनाइल एलानिन है, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं इसको। अब जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग में फिनाइल एलानिन ले रहा है, तो ये क्या होगा? टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बॉडी में एलानिन का लेवल बढ़ जाएगा।
ठीक है, अब इससे क्या-क्या साइन सिम्पटम देखने को मिलेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी कॉज़ कर देगा। तो देखिए इसमें क्या-क्या साइन सिम्पटम देखने को मिलता है। आई होप आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखने को मिलता है बच्चों में, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, कन्वर्जेंस। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है बच्चों में। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, स्किन के ऊपर रैशेज हो जाएंगे। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, मस्टी बॉडी ऑर्डर। ठीक है, जो पेशेंट की जो बॉडी की जो स्मेल है वो कैसी रहेगी, मस्ती रहेगी। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है फिनाइल एनालिन का लेवल बढ़ने की वजह से। ठीक है, जब वो एक्सेस में होगा तो क्या होगा, यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए एक प्रकार का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। देखिए फिनाइल एनालिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, एग्जाम में पूछे भी जाता है, तो आपको थोड़ा साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। टेस्ट इसके लिए किया जाता है, तो टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ग्यूथरी टेस्ट। ग्यूथरी टेस्ट, ठीक है, ग्यूथरी टेस्ट कहाँ से करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो ये इसका मेथड क्या रहता है, हील प्रिक मेथड रहता है। ठीक है, और ये कब करना होता है, विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ जो है वो असेस करना होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल विद इन 24 आवर्स के अंदर ये असेस करना होता है, ताकि अपन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म को असेस कर पाए। अब देखिए इसके बाद में और क्या क्वेश्चन बनता है, डाइट से, कि कौन सी डाइट को अवॉइड करनी है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का, यहाँ पे बच्चों को जो है वो मीट नहीं खिलाना है। डेयरी प्रोडक्ट भी यहाँ पे क्या करना है, अवॉइड करना है। ड्राई बीन्स भी यहाँ पे अवॉइड करनी है। एग्स भी यहाँ पे अवॉइड करने होते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये कुछ डाइट है जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से बनी होती है, उनको भी यहाँ पे क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। ठीक है, बाकी रेडिएशन थेरेपी एड्स एंड लो बर्थ वेट में तो स्पेशली अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते ही हैं। बाकी एड्स में कब करवा सकते हैं, जब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अपन ने शुरू कर दी है, उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। और रेडिएशन थेरेपी में भी हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं है। बट ये क्या है, ट्रू कॉन्ट्रा इंडिकेट किसमें है, कि आपको करवानी ही नहीं है, वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें किस कब आती है, जब वो फिनाइल कीटोन्यूरिया अनट्रीटेड रहे, तो ये सारी कंडीशंस जो है वो देखने को मिल सकती है बच्चों में। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में और कौन सी कंडीशंस के अंदर होती है, ब्रेस्ट फीड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डिजीज कंडीशंस की, उसके बाद में अपन बात करेंगे ड्रग्स के अंदर। सो डिजीज के अंदर देखिए सबसे पहले तो हर्पीज लीजन्स ऑन ब्रेस्ट, अगर मदर की ब्रेस्ट पे हर्पीज लीजन्स है तो अपन नहीं करवाएंगे। एक्टिव HIV एंड TB, मतलब क्या बोल रहे हैं, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट स्टार्ट, तो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है तो अवॉइड करना है, अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है तो अवॉइड करने की नीड नहीं है। ठीक है, स्पेशली इसका ध्यान रखिए, मैंने बोला है नो ट्रीटमेंट स्टार्ट। नेक्स्ट फिनोलिकेटोन्यूरिया हो गया, गैलेक्टोसेमिया हो गया। ठीक है, इन कंडीशंस के अंदर भी क्या होता है, अवॉइड करना होता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं मेडिकेशंस की, कौन सी मेडिकेशंस के अंदर जो है हमें अवॉइड करना होता है ब्रेस्ट फीडिंग को। तो देखिए मेडिकेशंस के अंदर सबसे पहले आ जाती है क्या, ब्रोमोक्रिप्टिन, या फिर बेंजोडाइजेपिन्स। उसके बाद में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वगैरह वगैरह लगाया हुआ रहता है मदर के, तो अवॉइड करना होता है हमें। इसके बाद में देखिए अर्गोटामाइन। ठीक है, जो भी अर्गोट यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं तो उनके अंदर भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट एमियोडोरोन,
इसके बाद में क्या देखना है, लेग्जेटिव्स अगर अपन देते हैं और सेक्स हार्मोन्स अगर टेबलेट चल रही होती है तो भी हमें अवॉइड करना होता है। ट्रू कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मैं केवल और केवल आपको बता रहा हूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन। एक तो होता है देखिए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस में देखने को मिलता है, पीकेयू में, गैलेक्टोसेमिया में, हर्पीज लीजन में, ठीक है, ब्रोमोक्रोप्टीन में, और कुछ होता है रिलेटिवली, मतलब हमें नहीं करवाना चाहिए। ओके, इसके बाद में और कहाँ देखने को मिलता है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो इसका अपन मिनोमिक बनाएं तो क्या हो जाएगा, BREST, ठीक है, ब्रेस्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखने में आपको इजी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। 1 ml ऑफ इंजेक्शन पिटोसिन कंटेंट, ठीक है, 1 ml ऑफ इंजेक्शन पिटोसिन कंटेंट 5 mg 50 माइक्रोग्राम 10 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 5 cc। देखिए पिटोसिन का क्या मतलब होता है, पिटोसिन एक प्रकार का ब्रांड नेम है, इसके अंदर क्या आता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो 1 ml इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के अंदर कितना इंटरनेशनल यूनिट या फिर कितने mg कितना माइक्रोग्राम देखने को मिलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 10 इंटरनेशनल यूनिट रहता है, ठीक है। 1 ml इजिकल टू 10 इंटरनेशनल यूनिट रहता है, किसमें, एक वाइल के अंदर। ओके, अगर ये आपसे पूछ ले एम्पूल में, तो एक एम्पूल में कितना रहता है, 0.5 ml। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ए क्लाइंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ एब्यूजिंग बारबिचुरेट एब्रप्टली स्टॉप ड्रग यूज, ठीक है। एक क्लाइंट है, वो क्या है, बारबिचुरेट उसकी करंट प्रीवियसली चल रही थी और अब उसने क्या कर दिया है, इसको अब्रप्टली इसको स्टॉप कर दिया है ड्रग के यूज को। द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू असेसिंग द क्लाइंट फॉर, अब नर्स को क्या प्रायोरिटी असेस करना है क्लाइंट में, कि जब अगर कोई क्लाइंट है वो बारबिचुरेट ले रहा है और उसको उसने सडन स्टॉप कर दिया, तो अभी नर्स क्या डायग्नोस करेगी, ठीक है, क्या असेस करेगी, उसका प्रायोरिटी ऑफ असेसिंग क्या है। ऑप्शन हमारे पास में क्या है, डिप्रेशन एंड सुसाइडल आइडिएशन, कि भाई पेशेंट में जो है वो डिप्रेशन आइडियाज आएंगे, सुसाइडल आइडियाज आएंगे, या पेशेंट डिप्रेसिव हो जाएगा, या फिर पेशेंट को टेकिकार्डिया होगा, सीजर होगा, या फिर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, या फिर यूफोरिक मूड देखने को मिलेगा। यूफोरिक मूड मीन्स अपने को हैप्पीनेस देखने को मिलती है पेशेंट में, उसको हम बोलते हैं यूफोरिया। तो देखिए कौन सा आंसर इसके अंदर करेक्ट रहेगा। देखिए बारबिचुरेट से क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है इसकी कैटेगरी का, तो ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो ये देखिए सेडेटिव या फिर हिप्नोटिव, ठीक है, सेडेटिव या हिप्नोटिक कैटेगरी की ये क्या है, ड्रग होती है। दूसरा इससे क्या क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, ये ये अफेक्ट किस पे करती है, इफेक्ट गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड के ऊपर ये क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है, और एंजाइटी को सप्रेस करती है, ठीक है, सेडेशन हिप्नोटिक इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। अब देखिए अब इसने पेशेंट ने क्या कर दिया, सडनली इसको अब्रप्ट कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, टेकिकार्डिया एंड सीजर की कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती है पेशेंट में, ठीक है। डिप्रेशन एंड सुसाइडल आइडिएशन नहीं आएंगे, डिप्रेशन और यहाँ पे आपको इरिटेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है, बट सुसाइडल आइडिएशन से ज़्यादा अपन को प्रायोरिटी किसको देनी है, टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मीन्स यहाँ पे अपने को वाइटल्स हमें चेक करना है कि नर्स क्या असेस कर रही है, ठीक है, नर्स क्या असेस कर सकती है, वाइटल्स असेस कर सकती है, तो हमें आंसर क्या जाएगा हमारा टेकिकार्डिया। यहाँ पे अगर एक्सट्रीम टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, मोर देन 140 160 यहाँ पे टेकिकार्डिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। यूफोरिक मीन्स क्या होता है, हैप्पीनेस, ठीक है, ज़्यादा खुश हो रहा होता है कोई पेशेंट तो उसको अपन बोलते हैं यूफेरिक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए वेरी सीवियर एलिवेशन इन मूड इन मैनिक एपिसोड इज, मैनिक एपिसोड जब होता है किसी पेशेंट को, उस पेशेंट को क्या हो रहा है यहाँ पे, वेरी सीवियर एलिवेशन इन मूड, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, यूफोरिया, एक्सटेसी, एक्सेल्टेशन या फिर इलेशन। कौन सी कंडीशन को हम कहेंगे वेरी सीवियर हो रहा है, इलेशन हो रहा है, किसका, मूड का। तो देखिए ये चारों ही स्टेज किसकी होती है, मेनिया की, ठीक है। मेनिया के अंदर हम इन सारी स्टेजेस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेज ऑफ मूड इलेवेशन, ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ेंगे, स्टेज ऑफ मूड इलेवेशन। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, यूफोरिया, ठीक है। एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना था,
इन स्टेज को एकदम ऐसे अकॉर्डिंग टू लाइन इनको मैनेज करना हो। लाइक सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या, उसके बाद एक करेक्ट मैनर के अंदर इसको अरेंज करना, ये एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले होता है स्टेज फर्स्ट में यूफोरिया। तो यूफोरिया के अंदर क्या होता है, इंक्रीज सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, इस ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट को जो सेंस ऑफ वेलबींग फील होती है, ज़्यादा फील होती है, और वो कुछ ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी होती है, यूफोरिक स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी होती है, इलेशन। ये कौन सी होती है, सेकंड स्टेज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मॉडरेट इलेवेशन होता है। मॉडरेट इलेवेशन किसका, मूड का। किससे मॉडरेट, यूफोरिया से ज्यादा थोड़ा मॉडरेट यहाँ पे मूड इलेवेशन देखने को मिलता है। प्लस इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ी हुई देखने को मिलती है पेशेंट में। ये कौन सी स्टेज होती है, इलेशन। थर्ड स्टेज एक्सल्टेशन। ठीक है, एक्सल्टेशन से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। देखिए एक्सल्टेशन से क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे हो गया मॉडरेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद में इंटेंस इलेवेशन ऑफ मूड विथ डिल्यूजन। ठीक है, यहाँ पे कौन सी स्टेज में डिल्यूजन आता है, वो आता है एक्सल्टेशन की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं कि मेनिया के डिसऑर्डर, मेनिया के पेशेंट में कौन सी स्टेज के अंदर डिल्यूजन देखने को मिलता है, तो डिल्यूजन कौन सा, एक्सल्टेशन में। तो और डिल्यूजन की टाइप कौन सा, टाइप भी तो होता है, ये होता है ग्रैंडियर। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी या फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर किसमें देखने को मिलता है, एक्सल्टेशन वाले स्टेज के अंदर। अब देखिए लास्ट स्टेज कौन सी होती है, एक्सटेसी। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, एक्सटेसी। एक्सटेसी के अंदर क्या होता है, इंटेंस हो गया, इंटेंस के बाद की स्टेज कौन सी होती है, सीवियर। सीवियर इलेवेशन इन मूड। ठीक है, मूड के अंदर सीवियर इलेवेशन होना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक्सटेसी। यहाँ पे जो पेशेंट है वो अनकंट्रोलेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इसको ड्रग देनी होती, मतलब ये ड्रग से ही अपन उसको ट्रीट कंट्रोल में कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एक्सटेसी। और ये अपनी रही यहाँ पे मेनिया की स्टेजेस, एग्जाम में पूछते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर ली हो साथ साथ में। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ ए लेबर क्लाइंट द नर्स नोट दैट द फीटल हार्ट रेट आर लाउडेस्ट इन द अपर राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही है, एक नर्स क्या कर रही है, वो असेसमेंट कर रही है किसका, लेबरिंग क्लाइंट का। और वो देख रही है कि राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, फीटल हार्ट रेट है वो कैसी देखने को मिल रही है, लाउड देखने को मिल रही है। द इन्फेंट इज मोस्ट लाइकली इन विच पोजिशन। तो अगर ऐसी यहाँ पे अच्छी हार्ट रेट मिल रही है इन्फेंट की, तो इन्फेंट जो है वो कौन सी पोजिशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारे पास में क्या है, राइट ब्रीज प्रेजेंटेशन, राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर प्रेजेंटेशन, लेफ्ट सैक्रल एंटीरियर प्रेजेंटेशन, लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके अपन समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, एक मदर का ये यूट्रस है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो बेबी क्या कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहता है, वर्टेक्स पोजीशन में रहता है, और बेबी यहाँ पे ऐसे फीटल जो लेबर की प्रोसेस के अंदर बेबी अगर सबसे नॉर्मल कंडीशन कौन सी होती है, सिफेलिक या फिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो ये हमारा कौन सा प्रेजेंटेशन हो गया, सिफेलिक बोल दो या फिर वर्टेक्स बोल दो। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो पार्ट ओपनिंग के साइड होता है, समझने के लिए बता रहा हूँ, डेफिनेशन थोड़ी और करेक्ट मैनर में होती है। बट प्रेजेंटेशन मीन्स जो पार्ट हमारे वेजाइनल ओपनिंग के पास में होता है उसको अपन बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, या फिर प्रेजेंटेशन, या फिर सिफेलिक मतलब हेड हेड है यहाँ पे, तो हमने क्या बोल दिया इसको, सिफेलिक या फिर वर्टेक्स। अब देखिए इसके बाद में सेकंड वन, ये अगेन हमने एक यूट्रस बनाया और इसके अंदर क्या किया, ऐसे हमने फीटल जो बेबी है वो यूट्रस के अंदर इस शेप में है, तो ये कौन सी होती है, ट्रांसवर्स। ठीक है, ये हमारा कौन सा लाई है, ट्रांसवर्स लाई है।
इसके बाद में एक और कंडीशन देखने को मिलती है। तो देखिए ये वाली कौन सी है, ब्रीज प्रेजेंटेशन, ब्रीज प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन एंड सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ऐसे 3 प्रकार के नॉर्मली प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर लाउड साउंड देखने को मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट, ये हो गया राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये हो गया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड ये हो गया लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 हो गए और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाउड साउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए सिफेलिक प्रेजेंटेशन अगर बेबी का है तो यहाँ पे अपन क्वाड्रेंट बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। अगर हमें क्या करना है, जिस साइड में हेड होता है उसी साइड में फीटल हार्ट रेट अच्छी सुनाई देती है। ऑब्वियसली हेड के पास में हार्ट रहता है, हार्ट के लिम्ब की साइड में तो हार्ट रहेगा नहीं, तो हेड की साइड में क्या रहता है, फीटल हार्ट रेट अच्छी सुनाई देती है। अब देखिए सिफेलिक प्रेजेंटेशन है और सिफेलिक प्रेजेंटेशन में अपन जैसे क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो ये हो गया राइट, ये लेफ्ट, ये अपर एंड लोअर। ठीक है, तो अब सिफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हेड से हेड नीचे है, तो यहाँ पे अगर हम साउंड सुनेंगे तो यहाँ पे किधर साउंड हमें सुनाई देगा, लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, बट अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अपर राइट क्वाड्रेंट, तो देखिए लोअर क्वाड्रेंट में सिफेलिक में तो मतलब ये साउंड आएगा नहीं। तो हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, ट्रांसवर्स। तो देखिए ट्रांसवर्स के अंदर भी क्या है, एट द लाइन, अगर वो हमें वही सुनाई देगी फीटल हार्ट रेट की, तो एट द लाइन सुनाई देगी। ठीक है, और हेड की साइड में, तो मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, ना कि राइट साइड में। यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या दिया गया, राइट साइड में दिया गया, तो ये सिफिलिक भी नहीं होगा और ट्रांसफर्स भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ब्रीज प्रेजेंटेशन में क्या होता है, अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या सुनाई देता है, फीटल हार्ट रेट। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि ब्रीज प्रेजेंटेशन अगर किसी बेबी का होता है तो उसके अपर क्वाड्रेंट के अंदर हार्ट रेट सुनाई देती है, और सिफिलिक प्रेजेंटेशन के अंदर लोअर क्वाड्रेंट के अंदर हार्ट रेट सुनाई देती है, और ट्रांसवर्स में एट द लाइन हार्ट रेट सुनाई देती है। तो अब देखिए आपसे अपन क्या करना है, एक्सक्लूड करते हुए चलना। अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो देखिए लेफ्ट सेक्रल एंटीरियर प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन में क्या दिया गया, राइट दिया गया, तो इसको तो क्रॉस कर दो, और लेफ्ट ऑक्सीपिटल को भी डायरेक्ट क्रॉस कर दो, क्योंकि ये दोनों इसके आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि क्वेश्चन में राइट दिया गया तो आप लेफ्ट नहीं होगा इसके अंदर। अब देखिए राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसमें क्या है, राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर प्रेजेंटेशन। ऑक्सीपिटल एंटीरियर मतलब यहाँ पे ऑक्सीपिट मतलब क्या हो गया, हेड का हेड प्रेजेंटेशन है, तो ये कौन सा प्रेजेंटेशन हो गया, सिफेलिक। अब राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन है, बट हेड तो नीचे है, तो मतलब अब इसके अंदर अगर आएगा हमारे पास फिटल हार्ट रेट, तो कैसा आएगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ना कि अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अपर राइट क्वाड्रेंट में किधर आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, अगर राइट ब्रीज प्रेजेंटेशन है। ठीक है, राइट वाली ब्रीज प्रेजेंटेशन होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे फीटल हार्ट रेट सुनाई देता है, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, राइट ब्रीज प्रेजेंटेशन। आई होप आपके समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमें जो है वो हार्ट रेट निकालनी होती है। एग्जामिनर एम्स एक जैसे एग्जाम के अंदर, पीजीआईटीएस एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वहां भी गलत नहीं करना है। इस प्रकार के फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, दैट टर्म विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्रॉम न्यू वर्ड्स whose derivation cannot be understood easily। ठीक है, ऐसी टर्म क्या, ऐसी कौन सी टर्म है जिसके अंदर क्या हो रहा है, न्यू वर्ड्स बनाए जा रहे हैं पेशेंट के द्वारा, और जो उनके मीनिंग को समझना इतना इजी नहीं होता है, कैन नॉट बी अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, पेशेंट क्या कर रहा है, ऐसी नई नई टर्म्स बनाते जा रहा है और उनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो बस पेशेंट ही समझ सकता है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मैनरिज्म, म्यूटिज्म, नेगेटिविज्म या फिर नियोलॉगिज्म। कौन सी कंडीशन कोई कहते हैं जिसके अंदर नए वर्ड्स बनाए जाते हैं, साथ साथ में उनको अपन अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हैं, वो केवल पेशेंट ही समझ पाता है उनको कि वो कहना क्या चाहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, नियोलॉगिज्म। ठीक है, नियो मीन्स न्यू एंड लॉगिज्म मीन्स जो वर्ड्स वगैरह है वो नए बना रहा है पेशेंट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नियोलॉगिज्म। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में ऑप्शंस में हमारे क्या दिया गया है, मैनरिज्म। तो मैनरिज्म के अंदर क्या आता है, रिपीटेटिव मूवमेंट, रिपीटेटिव
बॉडी मूवमेंट अगर किसी पेशेंट में हो रहे हैं तो वो क्या है, मैनरिज्म है, ठीक है, वहाँ पे उसको मैनरिज्म की कंडीशन बोलेंगे। नेक्स्ट है म्यूटिज्म। म्यूटिज्म से आप समझ सकते हो कि वो पेशेंट वो कैसा रह रहा है, म्यूट रह रहा है, मतलब वो एकदम साइलेंट रह रहा है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज तो समझ चलेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी अपन नहीं लेके आएंगे अपने सेशन के अंदर। नेक्स्ट नेगेटिविज्म है, ठीक है। नेगेटिविज्म की कंडीशन क्या होती है, अगर हमें कोई काम करने के लिए बोला और हमने उसको मना कर दिया, ठीक है, सिंपल सिंपल वे में हम उसको मना करते जा रहे हैं और ये हमारी हैबिट हो गई, तो हमारी हैबिट कैसे होगी, हम कैसे हो गए, नेगेटिविज्म। बट ये नॉर्मल इन चाइल्ड्स, क्योंकि बच्चों को अगर हम कुछ बोलते हैं तो बच्चों का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो मना करते हैं, ठीक है। उनको हम बोलेंगे खाना खा लो तो वो बोलेंगे नहीं खाना, या फिर वो अवॉइड करते हैं, तो बच्चों में ये चीज़ नॉर्मल है। बट एडल्ट में अगर चीज़ देखने को मिलती है तो ये नेगेटिविज्म एक एज ए डिसऑर्डर्स के हिसाब से काम करती है, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो गया, नियोलॉगिज्म। जो नए नए वर्ड्स बना रहा है, साथ में उन वर्ड्स को समझना ईजी नहीं रहता है हर किसी के लिए। नेक्स्ट MCQ हमारा, द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन से पेशेंट को जो है हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे। देखिए अगेन एब्सोल्यूट यहाँ पे आया है ना, इसका मतलब क्या होता है, कंफर्म, यहाँ पे करना ही नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेट है, करना नहीं है तो नहीं करना। एक होता है रिलेटिव, ठीक है, हम कुछ सिनेरियो में कर सकते हैं बट हमें नहीं करना, बट कुछ सिनेरियो ऐसे हैं लाइक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, पेशेंट को बचाना है तो उस कंडीशन में हम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। ये है एब्सोल्यूट, मतलब यहाँ पे तो लाइफ थ्रेटनिंग हो चाहे कुछ ही हो, ये वाली इन डिसऑर्डर्स में तो करना ही नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास में, राइज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन, अगर इंट्राक्रैनियल रीजन में टेंशन हो, प्रेशर बढ़ जाए तो, रेटिनल डिटैचमेंट में, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, डायबिटिक मेलिटस वाले पेशेंट में। तो कौन से पेशेंट में जो है वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं। अब देखिए थोड़ा अपन बात कर लेते हैं ECT के बारे में। क्वेश्चन बनता है, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर एक ही क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अपन मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन को अपन देखते हुए चलेंगे और अपन कोशिश करेंगे टॉपिक भी अपन क्लियर कर लें कम समय में। तो देखिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, शॉर्ट में इसको अपन ने क्या बोलते हैं, ECT। तो देखिए इसका डिस्कवर कब किया गया था, 1938 में इसको क्या किया गया था, डिस्कवर। सारे क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं लगा रहा हूँ बट सारे क्वेश्चन ही है। तो अब इसको डिस्कवर किया गया था 1938 में, किसके द्वारा, किसने इसको, हु डिस्कवर्ड, तो बिनी एंड सर्लेटी ने, ठीक है, बिनी एंड सर्लेटी ने क्या किया था, इसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को डिस्कवर किया था। अब देखिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को 1938 में डिस्कवर किया गया था, बट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी किसको कहेंगे, जे मेडुना, ठीक है, फादर ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी कौन है, जे मेडुना। अब देखिए ECT के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, यूनिलेटरल, एंड सेकंड टाइप कौन सा होता है, बाइलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल में क्या होता है, एक ही साइड में इलेक्ट्रोड लगाते हैं, बाइलेटरल में दोनों साइड हम क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है। और कौन सी जगह पे, नॉन डोमिनेंट, नॉन डोमिनेंट टेम्पोरल रीजन के अंदर, ठीक है। लाइक ये पेशेंट का जैसे हेड है, तो ये राइट एंड लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रोड कहाँ लगा देंगे अपन, नॉन डोमिनेंट रीजन के अंदर लगा देंगे, और दूसरा हम लगा देंगे इसके अपर साइड के अंदर, इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिलेटरल। और बाइलेटरल में क्या होता है, दोनों साइड में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये सेकंड वाला कब लगा, कहाँ लगाते हैं, अबो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रोड। और देखिए बाइलेटरल कहाँ लगाते हैं, दोनों साइड में लगाते हैं, बोथ साइड ऑफ टेम्पोरल रीजन में क्या लगाया हमने, इलेक्ट्रोड। अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन बनता है, ये क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। क्वेश्चन बना है एक बार कि ECT के अंदर कौन सी ECT इफेक्टिव होती है, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, उसके बाद में एक दो नाम और बता दिए, बट इसके अंदर क्या बाइलेटरली अगर अपन लगाते हैं वो क्या रहती है, मोस्ट इफेक्टिव रहती है। अब देखिए थोड़ा और अपन थोड़ा डीप में जाते हैं, वो होती है क्या, टेक्निक्स। टेक्निक क्या है ECT की, तो देखिए एक टेक्निक होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है क्या, इनडायरेक्ट। तो देखिए इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, टेक्निक से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चन
फॉर अपने जो छोटे एग्जाम्स होते हैं जिनका लेवल इतना डीप नहीं रहता है, तो उनमें जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन बनते हैं, बट एग्जाम्स में पीजीआई में एसजीपीजीआई में टेक्निक से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, विदाउट यूज ऑफ मेडिकेशन, ओनली एंड ओनली क्या यूज करते हैं इसके अंदर, एट्रोपिन सल्फेट को यूज करते हैं, ठीक है। बट इनडायरेक्ट के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट के अंदर यूज करते हैं सबसे पहले तो एट्रोपिन सल्फेट। कितना करते हैं, डोज एक बार पूछी गई थी, तो ये करते हैं 0.6 mg बिफोर 30 मिनट, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन सल्फेट का पर कितना करते हैं, 0.6 mg करते हैं, और कब कब करते हैं, बिफोर 30 मिनट, ठीक है। रूट क्या रहता है इसका, आईवी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, आईएमबी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसका रोल क्या है, ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो ये क्या करता है, मिनिमाइज सिक्रेशन, ठीक है, बॉडी के सिक्रेशन को क्या कर देता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट ड्रग कौन सी यूज में लेते हैं इसके अंदर, मेथोहेक्सेल, ठीक है। मेथोहेक्सिटल जो ड्रग है वो अपन काम में लेते हैं। ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये है एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है। ये क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट है। ये किसके लिए, टू मिनिमाइज फियर एंड एंजाइटी के लिए। थर्ड वन ड्रग कौन सी होती है, सक्सिनाइलकोलिन, ठीक है। अब सक्सिनाइलकोलिन किसके लिए यूज में आती है, ये होती है क्या, मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। ये अपन किस में काम में लेते हैं, इनडायरेक्ट ईसीटी के अंदर, ठीक है। इनडायरेक्ट ईसीटी को टेक्निक है, उनके अंदर अपन मेनली ये 3 ड्रग्स काम में लेते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, तीनों ही पूछी गई है ड्रग्स, ठीक है। मेथोहेक्सिटल अभी करंट में काम में लेते हैं, बट इससे पहले क्या लेते थे, थियोपेंटल सोडियम, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसके करंट कितना होता है। करंट प्रोवाइड 70 टू 130 वोल्ट, ठीक है। अगर आपसे एवरेज का पूछे तो 110 वोल्ट, ठीक है। और अगर यही आपको एम्पियर में पूछ ले तो 200 टू 1600 एम्पियर, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, एम्पियर में भी पूछते हैं, नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। अब देखिए इसका ड्यूरेशन से क्वेश्चन बनता है कि एक ईसीटी है वो नॉर्मल कितना ड्यूरेशन के लिए होनी चाहिए। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछे तो 0.6 सेकेंड के लिए, बट अगर ये मैक्सिमम की बात करें तो 1 मिनट तक, ये सॉरी 1 सेकेंड तक, ठीक है, 1 सेकेंड तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए। तो कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कभी भी पेशेंट में अगर हेड इंजरी हो किसी भी प्रकार की, या फिर हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लाइक जैसे हाइड्रोसिफेलिस हो गया, हेड इंजरी हो गई पेशेंट को, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है, वो भी एब्सोल्यूट, ठीक है। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन, एमआई के अंदर रख सकते हैं रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन में। एमआई में भी क्या, एमआई में क्यों रखते हैं, क्योंकि पेशेंट को क्या है, पेस मेकर लगाया गया है, ठीक है। तो अपन कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं, ईसीटी नहीं करते हैं। और इसी के साथ ही क्या करते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर भी रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेट है। इसके बाद में प्रेगनेंसी में भी रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेट है। इसके बाद में फ्रैक्चर वाले पेशेंट में भी रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं अपन ईसीटी को, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या है, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आज की क्लास का, एन एल्डरली क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ ओवेरियन कैंसर, एक एल्डरली क्लाइंट है जिसको क्या हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया। सी हैज सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी विथ ए फ्लोरोयूरेसिल, उसको क्या हुआ, सर्जरी की गई है और उसको अभी मेडिसिन क्या चल रही है, फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है। वो भी क्या, आईवी रूट से दी जा रही है। व्हाट शुड द नर्स डू इफ सी नोटिस क्रिस्टल्स एंड क्लाउडीनेस इन द आईवी मेडिकेशन। अब नर्स क्या करेगी जब वो नोट करती है कि जो आईवी मेडिकेशन है वो कैसी है, उसका क्रिस्टल्स दिख रहे हैं उसके अंदर, साथ साथ में वो कैसे दिख रहा है, क्लाउडीनेस हो रहा है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे नर्स क्या करेगी, डिस्कार्ड द सॉल्यूशन एंड ऑर्डर ए न्यू बैग, मेडिसिन को डिस्कार्ड कर देगी, नए बैग को ऑर्डर करेगी। वार्म द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को वार्म करेगी, कंटिन्यू कर देगी सॉल्यूशन को, डॉक्यूमेंट कर देगी फाइंडिंग को कि भाई हाँ क्रिस्टलाइजेशन मिला है, क्लाउडीनेस मिला है और हमने लगा दी है, लिख दिया है, डॉक्यूमेंट कर दिया है। नेक्स्ट डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन, या फिर आपको डिसकंटिन्यू कर देना मेडिकेशन को, भाई तो ठीक हो गया, अब मेडिसिन क्लाउडीनेस आ रही है तो ठीक है, ऐसा कुछ करना है। तो देखिए ऐसी जब कंडीशन होती है तो कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही डिसाइड करेगा ये सब चीज। डॉक्यूमेंट द इन्फ्यूजन, सॉरी कंटिन्यू द इन्फ्यूजन,
ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इन्फ्यूजन को कंटिन्यू नहीं करते हैं और डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग नहीं करनी है, आपको वो लगाना ही नहीं है। वार्म द सॉल्यूशन, वार्म करने से उसकी क्लाउडीनेस खत्म नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डिस्कार्ड द सॉल्यूशन, ऑर्डर ए न्यू बैग। मेडिसिन को आपको डिस्कार्ड करनी है और एक नए बैग के लिए ऑर्डर करना है कि दूसरा ला दो, हम लगा देंगे, या फिर आप जहाँ से मेडिकेशन मंगवाते हो तो वहाँ से आपको दूसरा मिल जाएगा, उसे लगा दीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए क्लाइंट विथ मैनिया इज अनेबल टू फिनिश हर डिनर। एक फीमेल क्लाइंट है, उसको क्या है, मैनिक है और वो अपना डिनर को फिनिश नहीं कर पा रही है। टू हेल्पर, आप एक हेल्पर हैं, मेंटेन सफिशिएंट नरिशमेंट, द नर्स शुड, ठीक है। अब सफिशिएंट नरिशमेंट को मेंटेन करने के लिए नर्स क्या करेगी, जो पेशेंट अनेबल टू फिनिश हर डिनर, नहीं खाना खा पाता है अपना सही से, उसके लिए नरिशमेंट को मेंटेन करना कैसे करेंगे। ऑप्शन क्या है, सीवियर सॉरी सर्व हाई कैलोरी फूड दैट शी कैन कैरी विथ हर, आपको हाई कैलोरी फूड देना है। एनकरेज हर एपेटाइट बाय स्पेंडिंग आउट फॉर फेवरेट फूड्स, आपको उसके सामने फेवरेट फूड्स रखने हैं ताकि उसकी एनकरेज हो एपेटाइट, भूख उसको बढ़ जाए, ज़्यादा लगे। सर्व हर स्मॉल अट्रैक्टिव अरेंज्ड पोर्शन, आपको उसको स्मॉल अमाउंट में अट्रैक्टिव मैनर में उसको अरेंज करके देना है। या फिर ऑप्शन डी क्या है, अलाउ हर इन यूनिट किचन, आपको उसको किचन में लाना है। एक्स्ट्रा फूड वो एवर सी प्लीज, जो भी वो फूड चाहे वो उसको खाने दे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो मैनिक वाले पेशेंट रहते हैं उनको फूड कैसे देने चाहिए, फिंगर फूड, ठीक है, फिंगर फूड्स को प्रोवाइड करवाने चाहिए, ठीक है। साथ साथ में फिंगर फूड के साथ साथ में क्या, वो हाई कैलोरी फूड हो ताकि वो जितना भी खाए उससे उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, ठीक है। इसलिए सर्व हाई कैलोरी फूड दैट शी कैन कैरी विथ हर, कैरी विथ हर का मीन्स क्या हो गया, फिंगर फूड उसको दीजिए। मतलब क्या, आप जो फिंगर्स में उसके जो फिंगर फूड उसको बोलते हैं, जो अपन थोड़ा थोड़ा उठा के भी खा सकता है, बट उसके अंदर क्या है कि कैलोरी हाई रहती है उन फूड्स के अंदर, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, द अदर नेम ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स मतलब बीएमआई का दूसरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड इंडेक्स, कैलोरी इंडेक्स, या फिर कॉटलेट इंडेक्स, या फिर सिटिएशन। तो देखिए बॉडी मास इंडेक्स को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, कॉटलेट इंडेक्स, ठीक है, कॉटलेट इंडेक्स भी इसे हम कहते हैं। तो देखिए इससे क्या क्वेश्चन बनता है, नॉर्मल बीएमआई पूछते हैं एग्जामिनर, कितना होता है नॉर्मल, 18.5 टू 24.9, ठीक है। अब जैसे अंडरवेट कब कहेंगे अपन, लेस देन 18.5 हो जाएगी तो बीएमआई। अब देखिए अंडरवेट के बाद में ओवरवेट, ओवरवेट कब कहते हैं, 25 टू 29.9, अगर ये वाली रेंज आ रही है इसको हम कहते हैं ओवरवेट। ओबेसिटी कब बोलेंगे, ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ओबेसिटी का कब कहते हैं, ओबेसिटी कब बोलते हैं, मोर देन 30, या फिर इसको रेंज में देखें तो 30 टू 34.9, ठीक है। या फिर एक्सट्रीम वेट, आगे से आगे कंडीशन रहेगी वो रहेगी एक्सट्रीम वेट। तो नॉर्मल कंडीशन क्या है, 18.5, अंडरवेट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टर्म सिफेलोकोडल मीन्स, सिफेलोकोडल मीन्स का क्या मतलब होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सेंटर टू मिडलाइन, इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, या फिर हेड टू टेल। देखिए सिफेलोकोडल, सिफेल का मतलब क्या हो गया, हेड पोर्शन, कोडल मीन्स क्या हो गया, टेल रीजन, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, हेड टू टेल। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट इज, ठीक है, मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑप्शन क्या है, बुप्रोपियन, एमिट्रिप्टाइलिन, सर्टालिन, या फिर लिथियम। तो देखिए मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट है ऐसा ड्रग जो कि अगर मूड को स्टेबल रखने में काम आती है, वो कौन सी है, लिथियम, ठीक है। लिथियम जो ड्रग है वो किस में काम आती है, मूड स्टेबलाइजिंग में काम आती है। अब देखिए इसके बाद में क्या, इसका थेरापेटिक लेवल देख लेते हैं अपन लिथियम का। ठीक है, लिथियम का थेरापेटिक लेवल कितना होता है, 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, पूछते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखिए ये हो गया लिथियम, ठीक है। अब लिथियम जब हम प्रोवाइड करवाते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट को अपन असेस करते हैं, असेस इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, सोडियम, ठीक है। अब सोडियम को क्यों असेस करते हैं, देखिए इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट से जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि देखिए, जब सोडियम का लेवल कम होगा, डिक्रीज सोडियम लीड टू lithium toxicity and lithium toxicity lead increase sodium hypernatremia। एंड ये क्या है, हाइपोनेट्रीमिया कोज करवाता है। क्यों करवाता है, ठीक है, सोडियम को यहाँ पे मॉनिटर करना है। क्यों करना है, अगर हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा तो सोडियम की जगह पे लिथियम आयन जाके अपनी बॉडी में जाके, जहाँ पे सोडियम आयन अटैच रहते हैं या फिर सोडियम आयन जहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे लिथियम आयन जाके उसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी में सोडियम का बैलेंस मेंटेन रहना जरूरी है। तो जब कभी भी सोडियम का अमाउंट कम रहता है बॉडी में, तो लिथियम सोडियम की जगह आगे अटैच होते हैं लिथियम की जगह। इसलिए ये क्या, अब जब लिथियम ज्यादा मात्रा में, सोडियम कम है, सोडियम की जगह क्या आ गया, लिथियम, और अपन और लिथियम ले रहे हैं, तो और अगर सोडियम कम हो रहा है तो ये क्या कोज करवा देगा, लिथियम की टॉक्सिसिटी कोज करवा देगा। अपनी बॉडी में लिथियम का लेवल तो बढ़ ही रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। अब जब लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई है, मतलब सोडियम की जगह पे तो क्या हो गया, लिथियम आ गया। अब जब लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई है, और अब क्या करें, नॉर्मल डाइट से या फिर जैसे भी करके अपन क्या करते हैं, सोडियम की अब अगर अपन नॉर्मल डाइट भी लेंगे ना, तो फिर वो क्या है, हाइपर में हो जाएगा। मतलब ब्लड के अंदर तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बट सेल के अंदर उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके लिए, तो आपको समझना है। डिक्रीज सोडियम लीड टू लिथियम टॉक्सिसिटी एंड लिथियम टॉक्सिसिटी लीड टू इंक्रीज सोडियम। ओके, इसलिए हमें सोडियम का हमें लेवल असेस करना होता है। अब देखिए लिथियम टॉक्सिसिटी से और क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब लिथियम टॉक्सिसिटी कब होगी, जब लेवल इसका 1.5 से 2.5 हो रहा है। तो ये कौन सी टॉक्सिसिटी होती है, ये होती है माइल्ड टॉक्सिसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेड 1, ठीक है। इसके अंदर क्या साइन सिम्टम आता है, नोजिया वोमिटिंग आती है, ठीक है। पेशेंट को ट्रेमर्स शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलती है। ये हो गया अपना ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड 2 के अंदर क्या होता है, 2.5 से 3.5 अगर लेवल हो जाए लिथियम का, तो इसके अंदर क्या होता है, स्टूपर, पेशेंट की बॉडी कैसी रहती है, रिजिड, साथ ही साथ में हाइपरटोनिया। ये कंडीशन देखने को मिलती है कब, जब लिथियम का लेवल 2.5 से 3.5 के बीच हो, ठीक है। लास्ट ग्रेड थर्ड, ग्रेड थर्ड में इसका लेवल मोर देन 3.5 अगर पहुंच जाता है लिथियम का, तो इसके अंदर क्या होता है, कोमा में चला जाता है पेशेंट, या फिर सीजर आने शुरू रहते हैं पेशेंट को। तो इसके लिए क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस रिक्वायरमेंट हो जाता है इसमें, कब, जब लिथियम का लेवल मोर देन 3.5 पहुंच जाता है तो, ठीक है। अब देखिए अगर ग्रेड 1 में एंड 2 में हो अगर पेशेंट, तो यहाँ पे उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, उसका हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना है। सबसे पहला काम क्या है, हाइड्रेशन स्टेटस किसमें, ग्रेड 1 में। और ग्रेड 2 में क्या देखने को मिलता है, हाइड्रेशन स्टेटस प्लस कैक्सलेट, ठीक है। इन दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन में उसको क्या करना है, पेशेंट को थेरेपी प्रोवाइड करनी होती है टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए। अब देखिए लिथियम के साइड इफेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं काफी इंपॉर्टेंट, वो बात कर लेते हैं उसकी। लिथियम साइड इफेक्ट काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो ध्यान में रखना है। एसजीपीजीआई और पीजीआई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए लिथियम साइड इफेक्ट के लिए सबसे पहला क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस होता है पेशेंट को। नेक्स्ट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, मतलब पॉलीयूरिया। थर्ड वन, ट्रेमर्स, ट्रेमर्स के साथ में टी से क्या दे हो जाएगा, थ्रस्ट, क्योंकि सोडियम का लेवल, अगर टॉक्सिसिटी में सोडियम का लेवल बढ़ता है, तो जब सोडियम बढ़ेगा तो पेशेंट को जो वो थ्रस्ट की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, पॉलीडिप्सिया हो गया थ्रस्ट का, तो मतलब फोर्थ वन में क्या देखने को मिलता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, लिथियम तो क्या कोज करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी कोज करता है। फिफ्थ, इंक्रीज्ड
वेट गेन, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, थायराइड हार्मोन नहीं बनते तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और वेट गेन हो जाएगा पेशेंट को। 6 अपसेट स्टमक, स्टमक के अंदर क्या देखने को मिला, डायरिया की कंडीशंस भी देखने को मिलती है, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, अपसेट स्टमक। 7 मसल वीकनेस, ठीक है, तो अब इसका ये सारी चीजें जो लिथियम टॉक्सिसिटी में देखने को मिलती है, तो इसका मिनोमिक भी क्या हो जाएगा, लिथियम, ठीक है। एल से ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ट्रेमर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, इंक्रीज वेट गेन, अपसेट स्टमक में डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग और मसल वीकनेस, ये सारी चीजें किसमें देखने को मिलती है, लिथियम टॉक्सिसिटी में देखने को मिलती है। साथ साथ में टेरेटोजेनिसिटी भी कोज करवाता है, लिथियम टेरेटोजेनिसिटी भी कोज करवाता है, ठीक है, ईसीजी के अंदर चेंजेस भी आते हैं। तो ये हो गया अपना लिथियम से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और सेशन भी काफ़ी अच्छा था, क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हमने पुट ऑन किए थे। डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आप पे उसका सॉल्यूशन बताएंगे। और हमारी टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, जो आरएनसीसी का ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। तो अभी एसजीपीजीआई के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि एकदम अफोर्डेबल प्राइस में रखा है हमने उसको, ताकि हर स्टूडेंट्स को बाय कर सके, अपनी फैमिली के ड्रीम्स फुलफिल कर सके। ओके, तो आप उन्हें भी बाय करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हो। देखिए, थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस प्रकार से आप वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, और आपको एक लेवल मिल जाएगा कि हाँ मेरिट यहाँ तक जानी चाहिए, तो मेरे इतने बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होती है पेपर के पैटर्न को, ठीक है। तो आशा करता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।